देखिए, कल आपको घर्षण से लाभ, घर्षण से हानि बताया गया है और घर्षण के प्रकार बताए गए कि घर्षण 3 प्रकार के होते हैं। एक सीमांत घर्षण, एक गतिक घर्षण और दूसरा स्थैतिक घर्षण। जैसे ये पुस्तक बेंच पर रखा है, पुस्तक मेज पर रखा है, तो वहाँ स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। कोई भी वस्तु, बैग आपका बेंच पे है तो वहाँ स्थैतिक घर्षण है। हम बेंच पर बैठे हैं, वहाँ स्थैतिक घर्षण है। यानी वस्तु की स्थिति के कारण जो घर्षण कार्य करता हो, हम उसको स्थैतिक घर्षण कहें। दूसरा टाइप था गतिक घर्षण। जब कोई वस्तु गति कर रही हो, जैसे आप साइकिल चला रहे हो, कोई मोटर गाड़ी चल रही हो, तो उस दशा में जो घर्षण कार्य करता है, हम उस घर्षण को क्या कहेंगे? गतिक घर्षण कहेंगे। जैसे सड़क खराब हो गई, हम चला रहे हैं बाइक, तो बाइक चला रहे हैं तो बाइक की स्पीड प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित हो गई? क्योंकि वहाँ ज़्यादा घर्षण मिल रहा है। सड़क बहुत अच्छी होती तो बहुत तेज गाड़ी चलती, क्योंकि वहाँ घर्षण कम लगता है। तो ये गतिज घर्षण था। अब गतिज घर्षण 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन। आजकल जो हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डायनेमिक। टाइप्स ऑफ डायनेमिक। अब देखिए, टाइप्स ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन की बात करनी है। डायनेमिक फ्रिक्शन आपको बताए कि वस्तु क्या कर रही हो? गति की अवस्था में हो। आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन, यानी गतिज घर्षण के प्रकार। गतिज घर्षण के प्रकार ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम सर्पी घर्षण कहते हैं और दूसरा होता है उसको लोटनिक घर्षण कहते हैं। सर्पी फर्स्ट टाइप जो होता है वह फर्स्ट है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइड का मतलब ये होता है, देखिए, रोल करते हुए जो चलती है। कभी कभी देखे होंगे, अगर आटा चक्की में गेहूं पीसते हुए तो पट्टा होता है, और पट्टा क्या करता है? देखते हैं, पुली के आगे उस सरकता है। पट्टा जो होता है, जैसे पुली है, पुली ऐसे नच रही है, अब पट्टा इस पर आके ऐसे सरक रहा है। कभी कभी देखते होंगे कम सरकता है तो वो उस पर आयल वगैरह लगा देता है। तो वहाँ क्यों लगाता है वो आयल? उसको प्रॉपर फ्रिक्शन चाहिए। अगर प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा ना, तो पट्टा टूट जाएगा। ठीक है, सरकते हुए जहाँ चलती हो तो उस दशा में जो घर्षण वर्क कर रहा हो, जैसे शीशा के खेल में लड़के सरकते हैं, तो उस घर्षण को सर्पी घर्षण कहेंगे। क्लियर है ना? जब कोई वस्तु किसी सतह पे सरकते हुए जा रही है, लिखिए ना, जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकते हुए जा रही हो, सरकते हुए जा रही हो, तो वस्तु पर जो घर्षण क्या हो गया? वस्तु पर जो घर्षण कार्य करता है, जो घर्षण कार्य करता है, उसे
सर्पी घर्षण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण कहते हैं। अब इसका आशय समझ रहे होगे। सर्पी का मतलब होता है सरकना, ठीक है ना, यानी एक सतह पे दूसरी वस्तु क्या हो रही है? सरक रही हो, जैसे पुली पर पट्टा का चलना। अब उसमें जो घर्षण कार्य करेगा, जैसे अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि पुली पर पट्टे का सरकने पर लगने वाला घर्षण, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कोई पुली है और पुली पर सरक रहा है। तमाम ऐसे आपके जीवन में उदाहरण मिलेंगे जहाँ वस्तुएं क्या होती हैं? किसी सतह पे सरकती हूँ। तो जहाँ सरकेगी वहाँ जो घर्षण वर्क करेगा हम उसको क्या कहेंगे? सर्पी घर्षण। जो दूसरे टाइप का घर्षण होता है उसको हम लोटनिक घर्षण कहेंगे। एक घर्षण सर्पी हो गया और दूसरा जो घर्षण होता है वह लोटनिक घर्षण होता है। यानी वस्तु किसी सतह पर लुढ़कते हुए जा रही हो, तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा? लोटनिक घर्षण। तो आप लिखेंगे कि हेडिंग लीजिए लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण लोटनिंग रोलिंग फ्रिक्शन। हमारा जो सेकेंड फ्रिक्शन होगा वो लोटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यानी वस्तु रोल कर रही हो। यानी जितने भी गाड़ियां हैं, जब गाड़ियां चलती हैं तो उसका चक्का क्या करता है? रोल करता है। साइकिल का चक्का साइकिल के सतह पे रोल करता है। मोटरसाइकिल का चक्का सड़क पे क्या करता है? रोल करते हुए चलता है। अब यहाँ इसकी डिफिनेशन क्या देंगे? जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कते हुए चल रही है। लुढ़कना शब्द समझ रहे हैं? लुढ़कते हुए चल रही हो, ये हमारा लोटनिक घर्षण है। लुढ़कते हुए चल रही हो तो उस समय उसके पहिए, अगर कोई वस्तु, अब वस्तु में हम क्या लिख देंगे? व्हील। वस्तु का यहाँ मतलब हम क्या लिख दें? वस्तु का मतलब व्हील, पहिया। हाँ, तो उसके पहिए पर लगने वाले, उस पहिए पर लगने वाले घर्षण को हम क्या कहेंगे? लोटनिक घर्षण कहते हैं। जो क्या कर रहा हो? रोल कर रहा हो, लुढ़क रहा हो, तो जो घर्षण वर्क करता है हम उस घर्षण को क्या कहेंगे? लोटनिक घर्षण कहेंगे। जैसे उदाहरण क्या हो जाएगा? गाड़ियों का सड़क पर चलना। अब इसका एग्जाम्पल हम क्या लिख देंगे? एग्जाम्पल लिख देंगे मोटर गाड़ियों का सड़क पर क्या हो जाएगा? चलना। क्यों? मोटर गाड़ियों का सड़क पर चलना। अब चक्के पर लगने वाला घर्षण, जो गाड़ियां चलती हैं, अब एग्जाम्पल यहाँ जोड़ेंगे तो चक्के तथा सड़क के बीच का घर्षण। क्यों?
सड़क तथा चक्के के बीच का बस। और इतना ही नहीं, कहीं भी ये हो जाएगा जहाँ रोल करते हुए गाड़ी चल रही हो, जैसे इसको अब ऐसे कर दो, देखो ये ऐसे है ना सतह, इसको ऐसे कर दिया तो रोल हो गया। तो रोल हो गया तो इसके और इसके बीच फ्रिक्शन काम कर रहा है। अभी ये बेंच को थोड़ा सा उठा दें, ठीक, और इस पेन को लुढ़का दें, इस बेंच को थोड़ा सा उठा दें और इसको लुढ़का दें, क्या होगा? लुढ़कते हुए जाएगा। तो बेंच और पेन के बीच जो घर्षण काम करेगा उसी घर्षण को हम क्या कहेंगे? लोटनी घर्षण। भोजपुरी में लोग नहीं कहते हैं कि लोटा करे, नहीं, लुटाना माने क्या? राउंड करना, ये ना। तो उस राउंडिंग में जो फ्रिक्शन कार्य करता है हम उसी को क्या कहेंगे? लोटनी घर्षण करते हैं। और ये दोनों ही किसके उदाहरण हैं? डायनेमिक फ्रिक्शन यानी गतिज घर्षण। अब गतिज घर्षण तो याद रहना चाहिए क्या, कि जब कोई वस्तु गतिकीय अवस्था में हो, ठीक है। अब जैसे देखो सबसे बड़ा तो वायु हमारी गति का विरोध करता है, हमको महसूस नहीं होता। जैसे आप चलिए तो वायु आपका विरोध करता है, चलने पर आपको थकान क्यों हो जाती है? साइकिल पर बैठे हैं और साइकिल पर तो ऐसे ऐसे चला रहे हैं, लेकिन 10 किलोमीटर जाने के बाद आप थक जाते हैं, क्यों? क्योंकि वायु के विरुद्ध जा रहे हैं। बाइक चलाइए, थक जाते हैं। तो ये फ्रिक्शन के टाइप्स हो गए। अब आइए देखते हैं आनत तल पर फ्रिक्शन क्या होता है। हमारा जो दूसरा आर्टिकल होगा, देखिए आनत तल पर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। आनत तल पर फ्रिक्शन, घर्षण, आनत तल पर घर्षण, आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। हमको क्या देखना है? फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब होता है झुका हुआ प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुका हुआ प्लेन, यानी ये सतह है और इस सतह पे ये थीटा अंश पे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, कोई इंक्लाइंड सरफेस है। इस सरफेस पे यहाँ कोई वस्तु रख दी गई। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हो गया? झुका हुआ तल। अब इस झुके हुए तल पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे कोई वस्तु रख दी गई। अब उस वस्तु का जो भार है वो mg नीचे काम करेगा। वस्तु इस पर सरकेगी इधर, तो इसके सरकने का विरोध होगा। बोलिए, घर्षण का एक मतलब कि उसकी गति का विरोध हो। अब उसकी गति का विरोध हो तो उसका भार mg कहाँ काम करेगा? नीचे काम करेगा, ठीक। और ऊपर की ओर एक प्रतिक्रिया बल काम करेगा, तभी तो टिका हुआ है, नहीं तो गिर नहीं जाता, टिका हुआ है। अब इसका जो ये mg को तोड़ेंगे तो mg के दो घटक मिल जाएंगे। अगर किसी भी वेक्टर के दो घटक मिल जाते हैं तो दो घटक अब क्या क्या होंगे? देखिए ये mg है तो एक mg का ये घटक हो गया mg cos थीटा, और एक इधर क्या हो जाएगा? mg sin थीटा हो गए। किसी भी वेक्टर के दो घटक, एक लंब घटक और एक लंब या क्षैतिज। ऊर्ध्व को ही लंब कहते हैं। तो ऊर्ध्व साइन कंपोनेंट होता है और क्षैतिज कास कंपोनेंट होता है, ठीक है। तो ये mg जो उसका भार था उसके दो घटक हो गए, mg cos थीटा और mg sin थीटा, दो कंपोनेंट्स हो गए। अब जब दो कंपोनेंट्स हो गए, अब mg sin थीटा इसको नीचे खींचेगा तो इसका क्या होगा? विरोध होगा। तो विरोध किसके द्वारा हो गया? तो इसका फ्रिक्शन इधर काम करेगा, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ दो आपको इक्वेशन मिल गया, एक मिल गया mg sin थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू कितना? एम। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसी से वस्तु क्या होगी? नीचे आएगी। एक खींच रहा है, एक धक्का दे रहा है, नहीं तो वस्तु जाएगी कहाँ? जैसे मान लीजिए कि इधर कोई खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो जो मजबूत होगा उसकी ओर चला जाएगा।
तो चूंकि इंक्लाइन प्लेन है तो वस्तु सरकेगी, mg sin थीटा ज्यादा होगा। यहाँ आइए r बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, r इज इक्वल टू हो जाएगा mg cos थीटा। तो ये दो इक्वेशन आपको मिल गए और इन दोनों ही समीकरणों की सहायता से हम क्या करते हैं, ये फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रिक्शन या फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यहाँ जरूरत होती है आर को भी हम प्रतिक्रिया बल लिख देते हैं, आर बराबर भी कहीं कहीं जरूरत होता है, तो mg cos थीटा का हम प्रयोग कर लेते हैं। और Fs क्या होता है, तो Fs इज इक्वल टू म्यू आर, आपको बताया गया है Fs इज इक्वल टू म्यू आर। यहाँ आर क्या होता है, प्रतिक्रिया बल होता है और म्यू घर्षण गुणांक होता है। याद रखिएगा, म्यू घर्षण गुणांक है और आर प्रतिक्रिया बल है। अब Fs और फिर क्या लिख देते हैं, तो म्यू और आर को लिख देते हैं mg, दैट इज Fs। अब इस Fs का मान समीकरण 1 में रख दें, Fs का मान क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। तो Fs का मान कहाँ रखें, समीकरण 1, समीकरण 1 में रखने पर Fs का मान कहाँ रखें, समीकरण 1 में, तो यह है समीकरण 1। तो समीकरण 1 में mg sin थीटा माइनस कितना म्यू, यानी म्यू mg बराबर यम एक एम से एम पूरा डिवाइड हो जाएगा। और एक्सीलरेशन चाहेंगे, अब यहाँ से यम से यम पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये बराबर मिलेगा कितना, जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी, ये ना मिलेगा। तो यहाँ से हम इस पर जो वस्तु सरक रही थी उसका एक्सीलरेशन ज्ञात कर लेते हैं। उसका क्या नहीं, यम ये यम इसमें कॉमन होगा, जो इस यम से कट जाएगा, तो जी साइन थीटा और यहाँ म्यू इंटू जी मिलेगा। अब क्या होगा कि एक्सीलरेशन मालूम हो गया। अब जब एक्सीलरेशन मालूम हो गया, ठीक है, तो एक्सीलरेशन मालूम हो जाएगा, तो अब कहीं कहीं उस थीटा को हम निकालते हैं, थीटा, और म्यू बराबर होता है tan थीटा, जिसको रिपोज एंगल भी कहते हैं। यहाँ म्यू और म्यू बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाता है, और थीटा जो होता है यहाँ रिपोज एंगल होता है। थीटा क्या हो गया, रिपोज एंगल होता है। तो इस तरह से जो घर्षण आपको बताया गया, ठीक है, तो ये आनत तल पर घर्षण होता है, और आनत तल का मतलब होता है झुका हुआ तल। आनत तल का क्या मतलब हो जाएगा, झुका हुआ तल। तो झुके हुए तल पर एक घर्षण होता है। अब इस पर क्वेश्चन होते हैं, तो अब क्वेश्चन हल किए जाएंगे इस पर।